हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम लोग मियोसिस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उसे भी हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस वन के प्रोफेज वन की स्टडी की थी। हमने लास्ट लेक्चर में मियोसिस वन में प्रोफेज वन की स्टडी की थी और इस प्रोफेज वन में हम सभी जानते हैं कि टोटल 5 सब स्टेजेस होते हैं। द वन इज कॉल्ड एज लैक्टोटीन, नेक्स्ट वन इज जाइगोटीन, द नेक्स्ट वन इज पैचिटीन, further it is diplotin, and the last phase is what? Dikinesis. मैं आपको कल विद फिगर डिटेल में मैं बता चुका था। आज फिर एक बार इसे मैं ब्रीफ किए देता हूं कि ये जो लेप्टोटीन है यहाँ पे थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे। लिप्टोटीन, लिप्टो का मतलब होता है थ्रेड। जाइगोटीन यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? तो पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे हमने डायड की भी बात की थी, डायड्स की भी बात किया था हमने। और फर्दर पैचिटीन में जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम ख्याल में रखेंगे वो क्या होगा भाई? क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली दैट क्रॉसिंग ओवर completes by the last of पैचिटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ब्रेक होगा। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर जाएगा। और डाइकिनेसिस, द फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइकिनेसिस, हम इसे कब समझेंगे कि डाइकिनेसिस आया है? व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, जब यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा और जो सेंट्रियोल है अपोजिट पोल्स में मूव कर जाएगा। सेंट्रियोल मूव्स टू the opposite pole, centriole moves to the opposite pole। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे होंगी इसे हम बॉकेट स्टेज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट कॉल्ड एज बॉकेट स्टेज। बॉकेट स्टेज, जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे तो डायड्स की बात होगी। और इस पैचिटीन को हमने कहा था कि ये लॉन्गेस्ट फेज है। दिस इज व्हाट द लॉन्गेस्ट फेज, जिसमें दो टाइप्स के क्रोमोसोम को हम एंटरटेन करते हैं, जिसे बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटरनल क्रोमोसोम। और ये जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है, इफ chromosome is coming from the male parent, they are called as paternal chromosome। those chromosome जिसके केस में जो क्रोमोसोम जो आ रहा है फ्रॉम मदर साइड आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे मैटरनल, मतलब क्रोमोसोम फ्रॉम मदर साइड, क्रोमोसोम फ्रॉम मदर साइड। एंड पैटर्नल को क्या कहेंगे? क्रोमोसोम फ्रॉम फादर साइड। ओके, जब ये चीजें हम देख लेते हैं तो यहाँ पे जो फर्दर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं डाइकिनेसिस तक, फ्रॉम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैची, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस, इसके बाद जो फेज स्टार्ट होगा वो होगा मेटाफेज वन। सो these all are the meiosis one
मियोसिस 1 में हम कैरियोकाइनेसिस 1 पढ़ रहे हैं और कैरियोकाइनेसिस 1 के प्रोफेज 1 को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें इसमें मेटाफेज 1 के बारे में, मेटाफेज 1, तो ये जो मेटाफेज 1 होगा ये किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये है कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1, और उसके अंदर हम मेटाफेज पढ़ रहे हैं। जब हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था तो वहां पे हमने क्या देखा था मेटाफेज में, कि मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सब एक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइंड हो जाएंगे, सारे भी वहां पे अलाइनमेंट हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी और क्रोमोसोम्स, और एग्जैक्टली अगर हम क्रोमोसोम्स की बात ना करके अगर हम इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहें तो ये और खूबसूरत लगेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, chromosomes gets aligned on the equatorial plate on the equatorial plate which is located in the center part. Suppose that this is what, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये सेंट्रियोल है, ये दो अपोजिट पोल है, और यहाँ पे इस अपोजिट पोल्स में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है मैं ऐसा बनाता हूं, ठीक है, मैं एक सिंपल फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, एक वेरी सिंपल फिगर जो पहले से हम लोग लेते आ रहे हैं। और ये मान लीजिए कि यहाँ पे रेड कलर थोड़ा सा प्रॉपर दिखाई देगा, है ना, यहाँ पे रेड कलर प्रॉपर दिखाई देगा, तो दूसरा हिस्सा हमें पूरा रेड से बनाना चाहिए। और ये इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये सेंट्रोमेयर है। और यहाँ पे एक जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट, द रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर इसको ज्वाइन करेंगे, स्पिंडल फाइबर ऐसा ज्वाइन करेंगे, और ये जो प्लेट है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज व्हाट कॉल्ड एज सेंट्रल रीजन और इक्वेटोरियल प्लेट, जहां पे ये ऐसा जमा हो जाते हैं। इसी पे हमने बात किया था कि जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो मेटाफेज पे हम क्रोमोसोम की काउंटिंग कर सकते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, उनके प्लॉइडी सब चेक कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि हम मेटाफेज पे अरेस्ट करते हैं, कॉल्की चेन यूज करते हैं वहां पे, और जब कॉल्की चेन यूज करते हैं तो वो जो सेल है, सेल डिवीजन का स्टेज है, वही स्टॉप हो जाता है, और वहां पे सारे क्रोमोसोम्स को हम काउंट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे रहते हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम दैट मेटाफेज यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो माइटोसिस में चल रहा था सेम मियोसिस के मेटाफेज 1 में भी चलेगा, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में भी चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा जो मैं आपको बता दूंगा। तो फर्दर जब एनाफेज 1 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, एनाफेज 1, और जब एनाफेज आएगा तो यहां पे क्या होगा भाई, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इधर देखिए तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करता हूं, ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे को पुल करेगा, ये एक दूसरे को पुल करेगा, मतलब ये सेपरेशन होगा। तो यहां पे सेपरेशन किसका होगा, इन दैट केस सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि 50, और ये क्रोमोसोम कितने तरह के हमने यहाँ पे देखा है, तो हमने यहाँ पे देखा है पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, हमने क्या देखा है, पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। अब ये दोनों क्रोमोसोम जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जो कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कर चुका है, अब ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कर लेने के बाद अब ये दोनों सेपरेट होंगे,
मतलब जब ये सेपरेट होंगे तो अभी तक यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस थी वो डिप्लॉइड थी, तो आफ्टर जो दो सेल यहाँ पे बनेंगे, है ना, वो जो दो सेल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, दे बिकम हैप्लॉइड विथ हियर इज अ कंडीशन, डबल डबल डीएनए कंसंट्रेशन। यहां पे जो डीएनए का कंसंट्रेशन होगा वो डबल होगा और वो आगे कंडेंस कर जाएगा, तब जाकर के ये जब सेल फर्दर और डिवाइड करेगा, जिसको हमने डिस्कस किया था मियोसिस 2 में। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये मियोसिस 1 है तो ये क्या है, ये मियोसिस 2 है। अब ये सारे भी हैप्लॉइड होंगे, ये सब हैप्लॉइड होंगे, ये भी तो डिवाइड करेगा ना। अब यहाँ पे डीएनए का कंसंट्रेशन डबल है, तभी तो इन सारे सेल्स को नॉर्मल जीनोमिक कंपोजिशन अवेलेबल हो पा रहा है, क्योंकि अब ये कंडेंस होकर के बढ़ जाएगा, ये माइटोटिकली ये बढ़ जाएगा। जो पेरेंटल हैप्लॉइड था यहाँ भी हैप्लॉइड रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है। तो एनाफेज में एग्जैक्टली क्या होगा, बहुत सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये याद करने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, मान लीजिए कि यहीं से दो सेल बन गए, एक सेल इधर हो गया, एक सेल यहां से, डबल मतलब सेल नहीं कहेंगे इन्हें, इन्हें हम कहेंगे कि दो न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। नाउ आफ्टर एनाफेज 1 देयर अकर्स टेलोफेज 1, and that telophase 1 is the last stage of karyokinesis 1 of meiosis 1, या फिर हम कह सकें तो मियोसिस 1 का भी ये लास्ट स्टेज है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1। इसके बाद साइटोकिनेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेल हैं, जहां पे दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं एनाफेज में, ये यहाँ पे बाइन्यूक्लिएटेड हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हो चुके हैं, यहाँ पे ये बाइन्यूक्लिएटेड हो चुके हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये जो है स्पिंडल फाइबर। अब इस पर्टिकुलर एनिमल सेल में यहाँ पे देखिए दो न्यूक्लियस हो चुका है। पहले जो इसकी कॉम्बिनेशन थी वो डिप्लॉइड थी, अब ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, ये दोनों हैप्लॉइड है। अब ये सेल फिर आगे कंटिन्यू करेगा। तो हमने क्या देखा था टेलोफेज में, टेलोफेज में हमने देखा था कि जो कुछ चीजें डिसअपियर हुई थी वो रीअपियर होगा। तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। यहां पे क्या हो गया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले डिसअपियर हुआ था, जो न्यूक्लियोलस पहले डिसअपियर हुआ था, वो सब फिर से रीअपियर हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, और ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ था, स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व्स, या हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट्स। वो क्या हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। और ये सारी प्रोसेस, ये जो है ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा, सब डिसॉल्व हो जाएगा, और ये सेंट्रियोल भी गायब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो स्टेज हुआ, दैट पर्टिकुलर स्टेज, ये हम कहेंगे कि ये क्या हो गया भाई, दिस इज व्हाट the final, the last stage of meiosis 1. It particular, the same will represent the last of meiosis 1. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि वहां पे क्या हुआ है भाई, there occurs the last of telophase 1. तो अब हम लोग क्या देखेंगे,
टेलोफेज के वन हमने ये तो जान लिया कि टेलोफेज के वन और टेलोफेज वन के बाद क्या आना है, तो टेलोफेज वन के बाद सीधे सीधे डायरेक्ट तरीके से साइटोकिनेसिस होगा, क्योंकि मियोसिस में दो साइटोकिनेसिस हो रहा है। मियोसिस में कितने साइटोकिनेसिस हो रहे हैं, दो साइटोकिनेसिस हो रहा है और दो कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है। मतलब दैट पर्टिकुलर टेलोफेज वन फर्दर ends or start with cytokinesis 1, cytokinesis 1, or again what is that cytokinesis? Cytokinesis means the division of cytoplasm. साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकिनेसिस कहते हैं। अगेन if the cell is animal, if the cell is a kind of animal cell, अगर वो एनिमल सेल है तो इनके केस में जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा दैट इज बीइंग डन बाय सेल फरोइंग, सेल फरोइंग। एंड इफ द सेल इज अ काइंड ऑफ प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल होगा तो इनके केस में जो साइटोकिनेसिस होगा वो किसके थ्रू होगा भाई, तो वो होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो अब ये जो साइटोकिनेसिस हो गया, साइटोकिनेसिस रिप्रेजेंट्स फाइनली कि मियोसिस 1 ओवर हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो यही खत्म हो गया। दिस इज द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1, दिस इज व्हाट द, दिस इज द एंड ऑफ, दिस इज द एंड ऑफ karyokinesis 1. This is the end of karyokinesis 1. From here that particular cell moves for the cytokinesis 1. अब ये जब cytokinesis 1 हो गया, karyokinesis 1 हो गया, means it says that cell जो है meiosis 1 को complete कर चुका है। अब मियोसिस 1 के बाद क्या होगा भाई, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगा। बिफोर दैट मैं एक चीज लिख देना चाहूंगा, दैट साइटोकिनेसिस 1, साइटो द लास्ट ऑफ, ऐसा लिखते हैं, द लास्ट ऑफ साइटोकिनेसिस 1 represents the end of meiosis 1। ये जो साइटोकिनेसिस का जो लास्ट हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई मियोसिस 1 हो चुका है। अब क्या बचता है भाई, मियोसिस 2 बचता है। लेकिन बिफोर दैट, इन बिटवीन, मैंने आपको कहा था कि इन बिटवीन मियोसिस 1 and meiosis 2, the interphase is not going to occur, the interphase is not going to occur in between meiosis 1 and meiosis 2, sorry it is meiosis 2, ओके। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में इंटरफेज वाली कोई स्टेज नहीं होती है, फिर से कोई प्रिपरेशन ऑफ सेल नहीं होते हैं, बट like interface, a process which is called as interkinesis। ये एक प्रोसेस यहाँ पे होती है जो कि एकदम शॉर्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट, अ वेरी शॉर्ट स्टेज, एंड इट ऑल्सो लैक्स, मतलब हम कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट अकरिंग इन केस ऑफ इंटरकाइनेसिस, सो हम क्या सोच सकते हैं भाई, द एस फेज इज नॉट प्रेजेंट, एस फेज इज एब्सेंट, बट
other than the DNA replication, all the materials which is going to be required for meiosis 2 is being prepared very fastly in a very short period of time, and after that interkinesis, the cytokinesis 1 के बाद जो interkinesis phase आया है वो interkinesis फिर meiosis 2 को स्टार्ट करता है. So now in further lectures हम अभी meiosis 2 को डिस्कस करेंगे और वहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि meiosis 2 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. यहाँ तो हमने देख लिया कि भाई टेलोफेज 1 में आप ये एनाफेज 1 में आप ये ख्याल रखिएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है. यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एनाफेज 1 है वहां पे क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है. सेंट्रोमेयर से सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच ही रहेंगे यहां तक. ठीक है, आगे वो सेंट्रोमेयर डिसॉल्व होगा तो क्या होगा ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो सेल है जिसके पास एक न्यूक्लियस था जब, और ये मान लीजिए ये डिप्लॉयड था, जब मियोसिस 1 हुआ तो इसके पास ये दो सेल में कन्वर्ट हो गया और ये जो दो सेल यहाँ पे बना है इनके पास ये फाइनली डिवाइड करने के बाद ये एन, ये भी एन, दो हैप्लॉइड बना चुके हैं. मतलब यहां तक साइटोकिनेसिस कंप्लीट हो गया है. क्या हो चुका है, साइटोकिनेसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा यहाँ पे क्या होगा भाई, इंटरकाइनेसिस होगा, जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे क्या होगा, इंटरकाइनेसिस. यहाँ पे क्या होगा, इंटरकाइनेसिस, जो कि एक शॉर्ट स्टेज है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, एस फेज प्रेजेंट नहीं होता है. और आफ्टर दैट इंटरकाइनेसिस फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होता है. मतलब मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 स्टार्ट होता है. सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट मियोसिस 2 में जो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे वो होगा प्रोफेज 2. अब जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि भाई क्या हो रहा है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है. प्रोफेज में फिर से यहाँ पे भी वही कंडेंसेशन होगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये हैप्लॉइड्स बने हैं they have, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, they have double have, ये जो सेल है they have double DNA कंसंट्रेशन. इनके पास डीएनए का जो कंसंट्रेशन है वो डबल है. तो अब ये जो प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा जो कि पहला फेज है मियोसिस 2 का आफ्टर साइटोकिनेसिस 1. मतलब हम कह सकते हैं कि साइटोकिनेसिस 1 के बाद क्या स्टार्ट हुआ, साइटोकिनेसिस 1 के बाद हुआ इंटरकाइनेसिस, और ये इंटरकाइनेसिस प्रोफेज 2 को लीड कर रहा है. और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या देखा कि यहाँ पे डीएनए का कंसंट्रेशन डबल है. जीनोम तो हाफ हो चुका है, जीनोम हाफ हो चुका है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल है. तो फिर हम क्या कह सकते हैं मियोसिस 2 में क्या क्या होने वाला है भाई. तो ये जो मियोसिस 2 है यहाँ पे जो डीएनए का कंसंट्रेशन जो है जो 2C है that must be become 1C and that can only occur in case of meiosis 2. तो और मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए हो रहा है, ना कि जीनोम का कॉम्बिनेशन. तो नेक्स्ट जो प्रोफेज स्टेज होगा, दिस इज द नीड ऑफ मियोसिस 2. प्रोफेज में क्या होगा, जैसा माइटोसिस में हुआ था. माइटोसिस में क्या हुआ था भाई प्रोफेज में, तो यहाँ पे एक जो हुआ था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर हुआ था प्रोफेज
कि माइटोसिस के केस में तो यहाँ भी जो डीएनए डबल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन जो डबल है, तो वो कंडेंस्ड हो जाएगा और अ क्रोमोसोम फर्दर अ क्रोमोसोम consist of two sister chromatids joined by सेंट्रोमियर से ज्वाइन होकर के एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा भाई, तो सेम चीज जो होता आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर करेगा। सेंट्रियोल क्या करेगा, अपोजिट पोल से माइग्रेट कर जाएगा बाय द लास्ट ऑफ प्रोफेज, जो कि माइटोसिस के प्रोफेज में भी हुआ था। तो सेंट्रियोल्स migrates to the opposite poles और एस्टर के फॉर्मेशंस हो जाते हैं। अभी तक एस्टर के फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, प्रोफेज 2 में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होगा। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है इसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे which are joined by the सेंट्रोमेयर, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, which is also called as primary प्राइमरी। इसे हम प्राइमरी लिख सकते हैं या 1 डिग्री लिखने का मतलब भी प्राइमरी ही होता है। 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी, ऐसा होता है। आगे भी आपको समझ में आएगा। 1 डिग्री मींस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और न्यूक्लियोलस जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। जो सेंट्रियोल्स होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। मतलब ये ऐसा, ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ क्या होंगे, माइग्रेट करेंगे और फिर से वही कहानी होगी। यहाँ पे क्रोमोसोम आके जमा हो जाएंगे और ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे आके जमा होंगे उनसे वो मेटाफेज स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी चीजें यहाँ पे क्या हुई कि भाई न्यूक्लियोलस गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब और सेंट्रियोल माइग्रेट कर गया। अब ये जो पार्ट हमने देखा है यहाँ पे, ये मेटाफेज में स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मेटाफेज 2, इस मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में फिर से वही चीजें होंगी जो पहले होता आया था। वो क्या होगा भाई, क्रोमोसोम्स gets aligned on metaphase plate, or we can also say it as equatorial plate। इसे हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। सारे क्रोमोसोम एक जगह आकर के जमा हो जाएंगे। द स्पिंडल फाइबर gets attached to the kinetochore protein से ये जो स्पिंडल फाइबर है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो काइनेटोकोर क्या है आपको मालूम है ना, दिस इज द क्रोमोसोम और ये यहाँ से ऐसी एक कवरिंग प्रोटीनल कवरेज होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज काइनेटोकोर। and on that center
दैट पर्टिकुलर सेंटर इज व्हाट कॉल्ड एज सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल को मास्क करने के लिए एक प्रोटीनल कवरिंग होती है, प्रोटीनल स्ट्रक्चर होती है, उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अब मेटाफेज में अलाइनमेंट हो गई है, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम आ चुके हैं, तो अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? एनाफेज 2 स्टार्ट होगा, जहां पे मेटाफेज 2 के बाद क्या आएगा? एनाफेज 2। एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या होने वाला है भाई? मेटाफेज 2 में क्या होगा पहले वो मैं आपको बता दूं। एक फिगर बना देता हूं शॉर्ट में। ये फिगर है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इसके साथ ये स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर फॉर्म हो करके है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, मतलब दोनों में से सॉरी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुका है इन मेटाफेज 2। अब क्या होना है? ये एक दूसरे से अलग होगा, तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको अलग होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? इसे ब्रेक होना जरूरी है। ये जो स्पिंडल फाइबर है इसे ब्रेक होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा? disintegration of spindle fiber and astral rays और स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट होंगे। और इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए है वो डबल है, तो क्रोमोसोम के साथ वो ऐसा अटैच्ड होकर के था। वो क्रोमोसोम अगर ये है तो ये ऐसा अटैच्ड होकर के था, तो मतलब ये दो क्रोमोसोम यहाँ से जुड़े वाले थे। अब ये सेंट्रियोल ब्रेक हो जाएगा। ये क्या होगा? सेंट्रियोल ब्रेक हो जाएगा, और जब ये सेंट्रियोल ब्रेक हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, दो सेंट्रियोल बन जाएंगे। मतलब द नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डिसोल्यूशन ऑफ या इसे हम ब्रेकेज भी कह सकते हैं, ब्रेकेज ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स। जब ये टूट जाएगा तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। सो द नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एनाफेज 1 में मियोसिस 1 के क्या हुआ था? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था। तो यहाँ किसका सेपरेशन हो रहा है भाई? सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा। द separation of sister chromatids occurs। यहाँ पे क्या हो गया? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर गए। नाउ दैट एनाफेज 2 further moves to that particular anaphase 2 further moves to टेलोफेज 2। अब यहाँ पे क्या होगा? टेलोफेज 2 आएगा। ये एनाफेज 2 जो है दैट फर्दर ये मेटाफेज जो है एनाफेज में आया, इंटर किया। एनाफेज जो है वो टेलोफेज में इंटर करेगा। तो टेलोफेज में इंटर करेगा तो क्या क्या होगा भाई? जो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर होगा। न्यूक्लियर membrane and nucleolus reappears। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर कर जाएगा। और यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एंड एस्ट्रल रेज
totally breaks off, टोटली दिस ब्रेक ऑफ हो जाएगा, या क्या होगा वहां पे, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रेज, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक शब्द स्टार्ट्स, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टोटली मैंने शब्द लिखा है टोटली, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल और एस्ट्रल रेज टोटली कंप्लीटेड। और जैसे ही टेलोफेज 2 लास्ट होगा, मतलब it indicates what? It indicates the last of karyokinesis 2 of meiosis 2। ये क्या इंडिकेट करता है कि कैरियोकाइनेसिस 2 ऑफ meiosis 2 लास्ट हो चुका है। अब इस टेलोफेज 2 के बाद क्या होगा, साइटोकिनेसिस होगा। हाँ, तो टेलोफेज में इतनी चीजें हुई, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल यहाँ से चला था, तो इसके सफर में ये 2 सेल बनाया था, ये डिप्लॉयड था, तो ये हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, और फिर यहाँ पे ये 2 और सेल फॉर्म कर लिया है मान लीजिए, जो कि सारे हैप्लॉयड हैप्लॉयड। फिर से मैं बता देता हूँ, तो टेलोफेज में एग्जैक्टली क्या हो गया भाई कि ये एक सेल टेलोफेज 2 में ये मान लीजिए ये सेल बढ़ा टेलोफेज 2 के लिए, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ये बना लिया, ये सेल फर्दर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, और ये दोनों फिर अलग हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। जब ये टेलोफेज आगे बढ़ेगा तो दिस इज व्हाट द meiosis 2, दिस इज 1 meiosis 1। जब ये टेलोफेज आगे आएगा तो ये साइटोकिनेसिस 2 में इंटर करेगा, जहां पे अगेन अगर प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल डिवाइड्स बाय सेल प्लेट formation and animal cell divides by cell furrowing। ओके, ये प्लांट सेल सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू डिवाइड कर जाएगा, एनिमल सेल सेल फर्रोइंग के थ्रू डिवाइड कर जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर साइटोकिनेसिस it represents the last of or completion of meiosis, or what we can say last of, it indicates the last of meiosis 2 of meiotic division। meiotic 2 का meiosis 2 of meiotic division ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब एट द लास्ट अपने को क्या मिला है, 4 हैप्लॉइड सेल। दिस ऑल आर, अब यहाँ पे दिस ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स। अब यहाँ पे ऐसा डिवीजन हो गया, यहाँ पे ऐसा डिवीजन हो गया, तो यहाँ मैं बनाता हूँ, ये कितने सेल्स अपने के पास मिल गए, ये 1 2 3 4, and these all are haploid, जो कि इनसे अगर इनकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो जो पेरेंट है यहाँ पे पेरेंट डिप्लॉयड है, और जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या है, वो हैप्लॉयड है। सो 4 हैप्लॉयड सेल्स हमें मिलते हैं बाय द लास्ट ऑफ meiosis। तो ये सारे प्रोसेस हमने देखा, हम समझ गए कंप्लीटली कि वहां पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बाकी हर जगह कहानी सेम है,
बस आपको ख्याल यहाँ रखना है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के कंपैरिजन में एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेपरेशन होंगे। और जब सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड हो गया मतलब समझ लीजिए वो कंप्लीटली मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका मियोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में एग्जैक्टली क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ पॉलन ग्रेन कंटेन्स 30 क्रोमोसोम, so this is what the information given by the question to us, जो कि आपको हिंट दिया है, हेल्प करेगा ये आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने में। और 50 ग्राम डीएनए दिया है तो ये हम कह सकते हैं अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए दिया गया है। और एक और हिंट दिया गया है कि भाई ये पॉलन ग्रेन की बात हो रही है जो कि जनरली हैप्लॉइड होते हैं, दे आर जर्मिनल सेल्स। उनके केस में म्यूटिक डिवीजन होता है और म्यूटिकली वो फॉर्म होते हैं, म्यूटिक माइटोटिक दोनों के केस में, दोनों के डिवीजन होंगे उसमें। Then what will be the number of chromosome? Here is the demand of the question कि number of chromosome और DNA amount, मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन माइक्रोस्पोर मदर सेल इन G2 phase, meiosis 1 products, meiosis 2 products, meiosis 1 और meiosis 2 के केस में और G2 के केस में अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़िए, आप जितने प्यार से पढ़ेंगे उतना प्यारा वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। अगर ये एक छोटा सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। मतलब ये पॉलन ग्रेन फॉर्म हो चुका है, मतलब क्या है, ये मियोसिस 2 हो चुका है। ये तो सवाल ही इसका, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया अपने को। और पहले इंटरफेज होगा, ठीक है, इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 होगा, उसके बाद मियोसिस 2 होगा ना। तो जब इंटरफेज मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये ऐसा लीड करेगा तो इंटरफेज के G2 फेज के बारे में मुझे जानना है। मियोसिस 1 में जो प्रोडक्ट्स के अमाउंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है वो जानना है। और मियोसिस 2 में अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है वो जानना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है जो कि म्यूटिकली 4 फॉर्म होंगे एट द लास्ट ऑफ म्यूटिक डिवीजन, वो हैप्लॉइड हैं और उनके पास 30 क्रोमोसोम है, दे हैव 30 क्रोमोसोम एंड 50 पिकोग्राम डीएनए कंसंट्रेशन एट लास्ट। तो हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि इंटरफेज जो है, इंटरफेज में G1S G2 होता है, G1S और G2 होता है और S स्टेज पे डबलिंग ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। क्रोमोसोम एक लेवल पे थोड़ा डबल कह सकते हैं, कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए ये 50 है तो ये मियोसिस 2 में ही 50 है ना, तो पहला आंसर तो हमें मिल ही चुका है कि भाई मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स में 30 क्रोमोसोम होंगे और 50 पिकोग्राम डीएनए होगा। ये तो हमें क्वेश्चन से ही मिल गया है क्योंकि मियोसिस 2 होगा तभी तो पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा ना, सीधी बात। और मियोसिस 2 क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन है तो कोई फर्क नहीं गिरता। मियोसिस 1 क्या है, रिडक्शनल है, मतलब ये यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए तो घटता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं घटता है, यहीं पे जो होना होता है घट जाता है। तो यहाँ का जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ भी होगा, मतलब इनके केस में भी कितना क्रोमोसोम होगा भाई, 30 होगा। लेकिन डीएनए का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वही मियोसिस 1 में हमने क्या देखा कि मियोसिस 1 के लास्ट में टेलोफेज 1 में कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल था,
इनके मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई 100 पिकोग्राम होगा। अब ये घट करके 50 हो जाएगा। अब जब इनका कंपैरिजन यहाँ से करेंगे तो जो G2 स्टेज पे जो सेल्स हैं मियोसिस 1 जब होता है तो मियोसिस 1 में क्या होता है, यहाँ होता है रिडक्शनल डिवीजन और यहाँ क्या है, यहाँ है इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ कितना होना चाहिए भाई, एग्जैक्टली डबल होना चाहिए, 60 क्रोमोसोम रहेंगे और ये कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए क्या होगा 200 पिकोग्राम। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और ऐसे कई क्वेश्चंस मैं आपको और आगे भी करवाऊंगा। तो बाकी आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे मैं आपको वहां पे गाइड भी करूंगा। और उम्मीद है कि शायद आपको मैं मियोसिस कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं और एक कल थोड़ा कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ मियोसिस और माइटोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।